हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन राजस्थान। माय नेम इज़ हर्षवर्धन सिंह। आज हम चाइना इंडिया के जो रिसेंट में बॉर्डर पर टेंशन चल रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम देखेंगे थोड़ा सा ब्रीफ में कि क्या चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, स्पेसिफिकली अभी टाइमिंग क्या है, क्यों खास तौर से थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिकल इशूज़ की क्या हुआ है, क्यों अभी ये टेंशन्स बढ़ गई हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी ज़रूरी है। लेट्स चेक कि इंडिया चाइना रिलेशन जो हैं वो कब से बिगड़ना चालू हुए थे, क्या थोड़ा सा सिनेरियो था। तो हम देखेंगे, हमें याद आता है 1962, बहुत आसानी से सबको पता है कि 1962 में चाइना और इंडिया के बीच में एक वॉर हुई थी। एंड 1962 वॉर जो है वो इंडिया चाइना रिलेशंस में सबसे जो है वो ख़राब पॉइंट भी मान सकते हो आप, कि इस पॉइंट के बाद में इंडिया चाइना रिलेशंस स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग, ख़राब होना शुरू हुए। तो अभी तक शायद सुधरे ही नहीं है। तो हुआ क्या था, थोड़ा सा देख लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट गेव रिकॉग्नाइजेशन टू पीएसी इन 1950। तो पीएसी क्या है? जो पीएसी है वो चाइना की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जिसको हम जो है वो पीआरसी बोलते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीआरसी गवर्नमेंट माओ रिबेलियन के बाद आई थी, माओ विद्रोह के बाद आई थी। 1949 के अंदर चाइना के अंदर एक विद्रोह हुआ था, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन हुआ था, जिसको माओ अपराइजिंग भी कहा जाता है। माओ ने चीन की सरकार का तख्ता पलट किया, और यही चीन की सरकार जो है, जो पहले की चीन की सरकार हुआ करती थी, वो शरण लेने के तौर पर या फिर भागकर ताइवान में बस गई। और इसकी वजह से आज भी चाइना और ताइवान के बीच में कुछ इश्यूज हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहीं से बंदूक के दम पर सरकार बदलना या तख्ता पलट कर देना, सरकार को हटा देना, इसी को माओवाद कहा गया। एंड नक्सलाइट्स जो हैं, माओइज्म जिसको कहा जाता है, माओवादी जिनको कहते हैं हम, रेड कॉरिडोर में इंडिया में भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चाइना से प्रेरित हैं। तो इस पॉइंट पे 1950 में जब माओ का विद्रोह हुआ था, 1949 में एक्चुअल में जब हुआ था, तो उसके बाद 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे रहें, इसके लिए जो है वो यहाँ से रिलेशंस को सुधारने के लिए इनको रिकॉग्नाइजेशन दिया। उन्होंने कहा कि हम जो नई सरकार है चाइना में उसको मानते हैं, वो जेन्युइन सरकार है, हम उससे अच्छे रिलेशंस रखेंगे। भारत को लगा था चीन और भारत के संबंध बड़े ही अच्छे होने वाले हैं, जैसा पाकिस्तान के साथ भी लगा था, बट जैसा आप सब लोगों को पता है कि कुछ आगे हुआ नहीं। 1954 के अंदर, 1954 के अंदर भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको हम पंचशील एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। पंचशील एग्रीमेंट के अंदर 5 शर्तों पे जो है वो बात हुई थी, और इसके अंदर एक मेजर शर्त ये थी कि दोनों देश आपस में एक दूसरे की सीमा को मानेंगे और सम्मान करेंगे, एक दूसरे पे किसी तरीके से हमला नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। इस तरीके का एक एग्रीमेंट हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा था कि बहुत ही सक्सेसफुल होगा एंड चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे होंगे, बट चाइना को कुछ और ही चाहिए था। चाइना ने इस एग्रीमेंट के अंडर में जो मैकमोहन लाइन, जो पंचशील एग्रीमेंट के अंडर में डिसाइड हुई थी, जो भारत और चीन की प्रेजेंट बाउंड्री भी है, मैकमोहन लाइन हम इंडिया मानती है, चाइना नहीं मानती है। चाइना कहता है कि मैकमोहन लाइन को हम नहीं मानते हैं। तो ये वाली सारा इशू जो है वो कहीं ना कहीं पंचशील एग्रीमेंट के चाइना के नहीं मानने से शुरू हुआ। चाइना ने पंचशील एग्रीमेंट को नहीं माना, और चीन के और इंडिया के बीच में जो देश था, जो जगह थी, उसको हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। ये तिब्बत चीन के संरक्षण के अंदर एक आज़ाद मुल्क, आज़ाद देश हुआ करता था, जिसको चीन ने दबा लिया। जब चीन ने ऐसा किया तो तिब्बत शरणार्थी जो हैं वो भारत आ गए, और उनको शरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में दी। धर्मशाला में दलाई लामा को आज भी जो है वो मंदिर स्थापित है, और दलाई लामा भारत में ही रहते हैं, तिब्बतीय शरणार्थी भारत में रहते हैं, उनकी सरकार भारत में चलती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए, ये सारे इश्यूज़ को देखते हुए चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन यहाँ से शुरू हुई, जो कि 1962 के युद्ध के तौर पर सामने आई। चाइना ने जो है वो इस समय पर चाइनीज़ इनकर्शन इन इंडियन टेरिटरी जो है वो भारत के अंदर, भारत के क्षेत्र के अंदर अपने सैनिकों को भेज दिया, और इसकी वजह से भारत चीन का 1962 का युद्ध हुआ, जिसमें भारत की हार हुई थी। वील टॉक अबाउट दिस। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, इंडिया और चाइना की बाउंड्री यहाँ पर दिखाई गई है। तो इंडिया चाइना बाउंड्री के अंदर जो इशू है उसमें, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, तो अभी प्रेजेंट में जो आप ये बाउंड्री देखते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, इस पूरी बाउंड्री को हम जो है वो मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। मैकमोहन लाइन के
अंदर इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट अंग्रेज़ों के ज़माने से मान सकते हो आप, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम में तिब्बत को लेकर जो सीमा निर्धारित की गई थी उसी को मैकमोहन लाइन कहा गया है। बट चाइना ने आगे जाकर कहा कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं। तिब्बत जो कि एक आज़ाद देश हुआ करता था, जब चाइनीज़ फोर्सेस ने चीन की सेनाओं ने तिब्बत के अंदर हमला करना शुरू कर दिया या फिर इस एरिया को अपने अंडर में ले लिया, तो तिब्बत के अंदर से आने वाले लोगों को, बौद्ध शरणार्थियों को भारत में जगह दी गई और हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में आज भी जो है वो तिब्बत मॉन्क रहते हैं। इसकी वजह से भारत और चीन इमीडिएटली पड़ोसी देश बन गए, बिल्कुल ही पड़ोस में आ गए और इनकी सीमा के विवाद यहाँ से 1962 में शुरू हुए। सीमा विवाद में कहाँ कहाँ क्या क्या आता है तो थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ नॉर्थ में ये वाला जो इलाका है सियाचिन के उत्तर की तरफ, काराकोरम पर्वत श्रृंखला के उत्तर में ये इलाका जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर पीओके जो है उसके उत्तर की तरफ का इलाका है और इसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। इस वजह से चाइना इस एरिया को अपना एरिया बताता है। यहीं से काराकोरम हाईवे भी पास होती है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। दूसरी तरफ 1962 के युद्ध के अंदर लगभग कुछ ये पूरा इलाका और इसके दक्षिण की ओर यहाँ तक का पूरा इलाका जो है वो चीन ने भारत से दबा लिया था। और दूसरी तरफ सिक्किम के उत्तर के अंदर कुछ पास, कुछ दर्रे और अरुणाचल प्रदेश का पूरा इलाका लगभग चीन ने कैप्चर कर लिया था। पर 1962 के युद्ध के बाद में जब युद्ध विराम हुआ तो उसके बाद में चीनी सेना पीछे हट गई और चीन का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश का पूरा इलाका जो है वो चीन का है और इसको ये दक्षिणी तिब्बत भी मानते हैं, साउथ तिब्बत का हिस्सा मानते हैं और उनका कहना है कि सदियों से ये चीन का हिस्सा हुआ करता था, तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, इस पे भारत का कोई क्लेम नहीं है। और इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश में जब भी भारतीय राष्ट्रपति वगैरह जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, दलाई लामा का भी विजिट हुआ था थोड़े टाइम पहले जो कि करंट में न्यूज़ में था, तो उस टाइम चाइना ने इस पर आपत्ति जताई थी। ये उनका कहना है कि ये पूरा एरिया उनका है। सो फिलहाल जो इश्यूज अभी बॉर्डर पे सामने आ रहे हैं वो सामने आ रहे हैं खास तौर से ये वाले इलाके के अंदर, जिसको हम जो है वो यहाँ पर एक प्योंगयांग सो नाम से एक लेक है, झील है, तालाब है, उसकी बात करेंगे। और दूसरा शिमला के उत्तर की तरफ, शिमला बोल रहा हूँ मैं, सिक्किम के उत्तर की तरफ एक दर्रा है, पास है, उसकी बात कर रहे हैं हम, जो कि नकुला के नाम से जाना गया है। तो यहाँ पर अभी हाल ही के अंदर टेंशन शुरू हुई, 2020 की बात है और इस वजह से इंडिया चाइना रिलेशंस वापस से जो हैं वो थोड़े से गर्मा गए हैं, थोड़े से न्यूज़ में आ गए हैं। अगर हम इसी में बात करेंगे तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है इंडिया चाइना बॉर्डर पे जिन एरियाज़ की मैं बात कर रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, देखेंगे तो यहाँ चाइना और इंडिया की बॉर्डर के बीच में ये जो एक लंबा सा लेक है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें जूम इन कर रहे हैं हम, तो ये एरिया जो है वो प्योंगयांग सो नाम से लेक है, तालाब है, उसको जानते हैं हम प्योंगयांग सो। प्योंगयांग सो लेक की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो प्योंगयांग सो लेक जो है, इस लेक की बाउंड्री इंडिया और चाइना के बीच में शेयर होती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये है इंडिया और ये है चाइना। अब इन दोनों देशों की बाउंड्री के अंदर मुख्य तौर से इन दोनों देशों की जो सीमा है उसमें जैसा आप लोगों को ध्यान है कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन के साथ भारत की सीमा है वो यहाँ पर रहती है, यानी कि इस तरह का पूरा एरिया जो है वो चीन के कब्जे में है। हालांकि समस्या ये है कि चीन इस सीमा को नहीं मानता है। चीन का कहना है कि LAC जो है वो भारत की असली सीमा नहीं है, भारत की सीमा और भी ज़्यादा पीछे की तरफ है। यहाँ पर कुछ माउंटेन है प्योंगयांग सो लेक के दोनों तरफ, जिनको नकल्स या फिंगर्स कहा जाता है, जो कि मुट्ठी के इन नकल्स की तरह या फिंगर्स की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इनको फिंगर्स कहते हैं। इन फिंगर्स की क्लेम को लेकर अभी हाल ही के अंदर जो है वो विवाद चालू हुआ था और इस इलाके के अंदर चाइना ने जो है वो कुछ सड़कें बनाना चालू कर दिया, कुछ टेंट वगैरह लगाना चालू कर दिया था और इस वजह से जो है वो गंगवान वैली, प्योंगयांग सो का इलाका अभी रिसेंट में न्यूज़ में आ गया।
ये सारा विवाद, ये सारा इशू चाइना के इस एरिया के क्लेम को लेकर हुआ है। अक्सर हम न्यूज़ में देखते हैं चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर है उसको लेकर कभी चाइनीज लोग बहुत ज़्यादा अंदर इंडिया की बॉर्डर में आ जाते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि चाइना कहता है हम अपनी ही बॉर्डर में हैं, क्योंकि चाइना LAC को मान्यता नहीं देता है, ना ही मैकमोहन लाइन को मानता है। वहीं इंडिया का कहना है कि आप LOC तक रहिए, LAC को हम मानते हैं, LAC को आप मानिए, बट चाइना का ऐसा रुख नहीं है और इसी वजह से ये विवाद होते रहते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक इंडिया और चाइना के पास में नहीं है और ना ही अभी हाल के दिनों में या आसपास के सिनेरियो में किसी तरीके से इसका सॉल्यूशन होता हुआ दिखता है। इन दोनों ही इश्यूज के बीच में जब भी चाइनीज इंकर्शन यहाँ पर होता है, कभी भी छोटी मोटी मुठभेड़ होती है, किसी भी तरीके से कोई भी लड़ाई होती है, तो आप देख सकते हैं बहुत गौर करने वाली बात यह है कोई भी एक भी गोली आज तक इंडिया चाइना बॉर्डर पे फायर नहीं हुई है। इसके पीछे कारण है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो कुछ इस तरीके से अपनी पावर को दिखाने की कोशिश, या खास तौर से चाइना की तरफ से ये है कि वो अपनी पावर को दिखाने की, अपने एरिया को एसर्ट करने की, अपने क्षेत्र को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए ऐसा खास तौर से करता रहा है। यहाँ पर बॉर्डर लेवल पे डेलीगेशंस होते हैं, बॉर्डर लेवल टॉक्स मैकेनिज्म है जो दोनों देशों के बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप्ड है। जब भी ऐसा कोई इशू आता है जहाँ पे सेना, हमारी सेना उनकी सेना में किसी भी तरीके का विवाद है, तो ब्रिगेडियर लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं उनका एक डेलीगेशन जो है वो मिलता है दोनों तरफ से, और वो जो है वो इन टेंशन्स को, जो समस्याएं आ रही हैं उनको डिफ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सफलता इंडिया और चाइना के रिलेशन में मिली है। खास तौर से जो वुहान में 2017 के अंदर जो भारत और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो बैठक हुई थी, जो इनफॉर्मल टॉक्स भी आप जिसको बोल सकते हो, इन दोनों के बीच में जो इनफॉर्मल टॉक्स हुई थी उसके बाद में टेंशन्स कम होती रही, बट अभी एकदम से क्यों बढ़ गई हैं इसमें हम आगे चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो आता है कि किस तरीके से चाइना का जो इश्यूज अभी चल रहे हैं, ये सारे जगहें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। कॉन्फ्लिक्ट्स, ये कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अभी हाल में न्यूज़ में रहे हैं। जगहों के नाम आप देख सकते हो यहाँ पर। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था, नाकुला, ठीक है, नाकुला सिक्किम के अंदर है, और प्योंगयांग सो जो कि लद्दाख के अंदर है, ये नाथुला के पास में ही नाकुला, प्योंगयांग सो जिसकी अभी हमने बात की, ये दोनों जगहों पे अभी रिसेंट स्पार्क हुआ है टेंशन। डेमचौक 2018 लद्दाख, ये भी ऐसा ही हुआ था, और ये डेमचौक भी प्योंगयांग सो के पास में ही है, ये भी लद्दाख का हिस्सा है, जिसमें भी तंबू वगैरह डालने की वजह से, रोड वगैरह बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज जो हैं वो इंडिया चाइना के बीच में उस टाइम पे भी आ गए थे। डोकलाम 2017 भूटान इशू जो है, ये एरिया भूटान के अंदर आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्री ओरिएंटेड जो है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी जगह आपके लिए पूछी जा सकती है कहाँ है इनके, जैसा मैंने यहाँ पर डेट के साथ में बताया हुआ है कि इन जगहों पर कब कब इश्यूज हुए हैं। तो इनमें कुछ एक जगह है जो हिस्टोरिकली भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। नाकुला पे चाइना में अपना क्लेम बताता है, प्योंगयांग सो चाइना अपना काफ़ी आगे तक क्लेम बताता है, इन पे अभी इशू हाल ही में हुआ है। डेमचौक में भी अभी हाल ही में इशू हुआ है, बट ये इससे पहले भी होता ही रहा है। डोकलाम 2017 भूटान की तरफ से इंडिया ने रिप्रेजेंटेशन किया था, इंडिया में नहीं है डोकलाम, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। डोकलाम इज पार्ट ऑफ भूटान, बट भूटान के साथ इंडिया का एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो है भूटान को अगर किसी भी तरीके से हेल्प की ज़रूरत होगी, मिलिट्री हेल्प की ज़रूरत होगी, तो उस कंडीशन के अंदर जो है वो इंडिया उनकी सहायता करेगा, हेल्प करेगा, मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करेगा। और इस वाली कंडीशन के अंदर जो है वो डोकलाम का इशू उस टाइम पे न्यूज़ में आया था। तो चाइना ने जब डोकलाम के अंदर कब्जा करने की कोशिश की थी, सड़कें बनाने की कोशिश की थी, तो भूटान की तरफ से एक तरीके से इंडियन आर्मी ने जो है वो इसको रिप्रेजेंट किया था, बट ये इंडिया का डायरेक्ट बॉर्डर नहीं था। पर तब भी चाइना ने कहा था कि जो है वो इंडिया को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये भूटान और चाइना के बीच का मामला है। बट इंडिया ने कहा नहीं, भूटान के प्रति हमारी जो ऑब्लिगेशन है, हमारी जो इनके प्रति जो है वो जो हमारा वादा है या फिर हमने जो इनको प्रॉमिस किया है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे अपना स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तो डोकलाम इशू के बाद में वुहान समिट, उसके बाद में अभी हाल ही के अंदर 2019 के अंदर जो ममल्लपुरम चेन्नई के अंदर या चेन्नई समिट जो हुई थी, इनफॉर्मल समिट जो दोनों हुई थी, इसके बाद में इंडिया और चाइना की टेंशन्स कम होती हुई दिख रही थी। डोकलाम बहुत आसानी से सुलझ गया था और उसके बाद में अभी ये जो है वो इशू सामने आया है, बट इसके बारे में हम बात करेंगे क्यों आया है।
दौलत बेग ओल्डी, ये भी उस टाइम 2013 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था क्योंकि इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट एयरफील्ड, ये विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है और यहाँ पर एयरफोर्स ने जो है वो एक प्लेन उतारा था, जिसके बाद में जो है वो ऐसा करने वाली एयरफोर्स की काबिलियत भी सामने आई थी और ऐसा करने वाला हम पहला देश बन गए थे कि इतनी ऊंचाई पे हमने प्लेन उतारा था। तो ये एरिया हमारा है ऐसा दिखाने के लिए हमने ऐसा किया था। तो ये लद्दाख के अंदर दौलत बेग ओल्डी 2013, तवांग 1987 में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर थोड़ा बहुत चाइना और इंडिया के बीच में विवाद हो गया था। तवांग एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट टाउन है, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है और यहाँ पर दलाई लामा के जाने पर, राष्ट्रपति के जाने पर चाइना ने आपत्ति जताई थी एंड ये भी न्यूज़ में रहता ही रहा है। उसी तरीके से नाथुला एंड चोला पे 1967 में सिक्किम में डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में एंड ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया और चाइना के बीच में होते ही रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। इंडिया एंड चाइना डिस्प्यूट जो हैं वो एक तरीके से ओवर द टाइम जो है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं बहुत आसानी से, बट अभी के इश्यूज पे बात करने के लिए हमें जो बात करनी है वो है अभी क्यों ऐसा हो रहा है। तो चाइना के ग्लोबल कंसर्न, चाइना जो है वो अभी क्या चाह रहा है, क्या हुआ है अभी, बेसिकली चाइना की अभी प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनको देकर या जिनकी वजह से ये सारा मामला अभी एकदम से न्यूज़ में आ गया है, तो उसके बारे में हमें बात करनी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे बात कर लेंगे, एक एक इशू को लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। कोरोना पैंडेमिक जो है ये चाइना का करा हुआ है, हम सबको पता है। एंड चाइना के अंदर जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी, कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ था, तो इसकी वजह से चाइना की इमेज खराब हो गई है। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा संजो कर, बहुत ज़्यादा सोच समझ के, बहुत अच्छे से सालों से बनाई हुई मेहनत जो है वो चाइना की एक तरीके से ख़राब होती हुई दिख रही है, जो उनकी छवि है वो ख़राब होती हुई दिख रही है। इसकी वजह से कोरोना के ओरिजिन को लेकर, कोरोना कहाँ से शुरू हुआ इसको लेकर चाइना पे सवाल उठते रहे। दूसरी तरफ WHO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो अभी हाल ही के अंदर हुई है, इसकी अध्यक्षता भारत के हाथ आई है। भारत इसका जो है वो अध्यक्ष बन गया है और इसके अंदर ये सवाल उठे हैं कि इंक्वायरी कराई जाए चाइना के ऊपर, या कहाँ से इस वायरस की जो है वो शुरुआत हुई है इस पर जो है वो इंक्वायरी रखी जाए। इस पे जो है वो इंक्वायरी करने की कई देशों ने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने मांग रखी और इस वजह से भारत पर दबाव बनाना चाह रहा है चाइना कि किसी तरीके से जो है वो WHO के अंदर आप हमारे खिलाफ मत जाइए, हमारे साथ बना के रखिए, हम ज़्यादा ताकतवर देश हैं, हम जो है वो मसल फ्लैक्सिंग करके हम दिखा रहे हैं बॉर्डर पे कि किसी तरीके से हमारे खिलाफ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप हमारे खिलाफ जाओगे तो किसी का फायदा नहीं होगा। ये दिखाने के लिए मेजरली जो है वो चाइना ने ऐसा किया है। तो WHO के अंदर जो चल रहा है, वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा है कोरोना की वजह से, और दूसरी तरफ कोरोना की वजह से अभी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सभी देशों को सामने आ रही हैं और उसका अटेंशन सारा चाइना पे गया है। तो चाइना कोरोना से ध्यान हटाने के लिए बॉर्डर पे जो इश्यूज चल रहे हैं उसको उभारने की, उनको सामने लाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो किसी तरीके से उस पे से अपना ध्यान या लोगों का ध्यान जो है वो हटा सके और अपने यहाँ पे कह सके कि साहब हम जो हैं वो और भी इश्यूज हैं हमारे पास में, और भी चीज़ें हमारे पास में, कोरोना तो हो चुका है, पास्ट की बात है, बट ऐसा है नहीं। बाकी वर्ल्ड का ध्यान जो है वो चाइना के खिलाफ जा रहा है। अभी ये भी आरोप लगते रहे कि चाइना ने जो है वो कोरोना को लेकर इंफॉर्मेशन सप्रेस की है, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी नहीं दी है पूरी तरीके से, और इन सभी चीज़ों को लेते हुए, इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है वो ये कह रहे हैं कि हम पे इंक्वायरी मत करिए। तो इंडिया पे प्रेशर बनाने के लिए, वर्ल्ड कम्युनिटी पे प्रेशर बनाने के लिए अभी बॉर्डर पे सेना को बढ़ा देना, सीमा पे जो है वो विवादों को खड़ा करना, ये सब इससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और ग्लोबल जो डिस्ट्रप्शंस हुई है, ग्लोबल सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम्स हुई है, पंगे हुए हैं चाइना की वजह से, उसको देखते हुए चाइना नहीं चाहता कि बाकी देश जो हैं वो चाइना के खिलाफ हों, चाइना के खिलाफ खड़े हों। ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस पे आगे बात करेंगे हम इसी सीरीज में नेक्स्ट। तो आगे चलने पर हमें देखने को मिलता है कि भाई चाइना का ताइवान के साथ भी इशू आ रहा है। यहाँ पर जो चीज़ आ रही है या चाइना के इंटरनल जो प्रॉब्लम है, ट्रबल्स है, उसके अंदर नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है ताइवान। हम थोड़ा सा देख लेते हैं ताइवान कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ताइवान जो है वो साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर के ताइवान के ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ में है। राजधानी ताइपेई, ताइवान, ठीक है। ताइवान जो है वो एक छोटा सा द्वीप है, आइलैंड कंट्री है। ताइवान की जो है वो
जैसा मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था, सरकार चीन के खिलाफ है, चीन से अलग है, ये अपने आप को अलग देश घोषित करते हैं, अलग सरकार मानते हैं। वहीं चाइना दूसरों को कहता है कि यार आप ताइवान को रिकॉग्नाइजेशन मत दीजिए, ताइवान से दूर रहिए, ताइवान को किसी भी तरीके से शामिल मत करिए। रिसेंट में ताइवान के अंदर 2-3 चीजें हुई है जिसकी वजह से चाइना के कुछ समस्याएं बढ़ गई है, और इसमें भारत का क्या रोल है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ताइवान के अंदर साई इंग वेन, इनकी शपथ समारोह हुआ था, स्वेरिंग इन हुआ था, जो कि ताइवान के राष्ट्रपति हैं। इस शपथ समारोह में भारत की ओर से भारत के 2 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसदों ने हिस्सा लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, मीनाक्षी लेखी वगैरह भी थे। इसकी वजह से चाइना बहुत ज्यादा भड़क गया। चाइना क्योंकि नहीं चाहता कि ताइवान को कोई भी मान्यता प्रदान करे, तो ये रिसेंट में हुआ। ये थोड़ी सी चीन के खिलाफ भी हैं, चीन के समर्थक नहीं है, चीन के खिलाफ हैं, तो इस वजह से भी चीन नहीं चाहता कि इनको थोड़ी सी तवज्जो मिले, थोड़ी सी इनकी पावरफुल पोजीशन हो। दूसरी तरफ ताइवान ने हाल ही के अंदर कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। जब ऐसा हुआ तो चाइना के लिए एक बड़ी समस्या हो गई कि ताइवान एक तरीके से, चाइना जहां कह रहा था कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, कोरोना वायरस को हमने खत्म कर दिया है, हमने कोरोना वायरस से बहुत जल्दी उभर गए, ताइवान ने भी बहुत अच्छा काम किया, तो ताइवान को कहीं रिकॉग्नाइजेशन ना मिल जाए, ताइवान को कहीं किसी तरीके से मान्यता ना मिल जाए अंतर्राष्ट्रीय उसमें कम्युनिटी में, इस वजह से ताइवान पे दबाव बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी पे दबाव बनाने के लिए, दूसरी तरफ यही इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने बात की थी, डिमांड भी कर रही है कि इंक्वायरी हो चाइना पे, और वो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ताइवान क्योंकि उनने बहुत अच्छा काम किया है उनको WHO में शामिल कर लो। अभी नहीं है, WHO का हिस्सा नहीं है ताइवान, ना ही यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा भी नहीं है। ताइवान अपने आप को अलग देश मानता है, पर चाइना कहता है कि आप ताइवान को जो है वो अलग देश मत मानिए, चाइना का ही हिस्सा मानिए। इस वजह से वो नहीं चाहते कि ताइवान को इसमें कहीं भी हिस्सा मिले, और जैसा मैंने बताया था भारत अब इसका अध्यक्ष बन चुका है, तो ये लोग चाह रहे हैं कि भारत जो है वो किसी भी तरीके से ताइवान को मंजूरी, किसी भी तरीके से इसमें शामिल ना कर ले, ताइवान को जेन्युइन एक तरीके से सपोर्ट ना मिल जाए कहीं भी किसी तरीके से, और इसीलिए भी ये इंडिया की बॉर्डर पे टेंशन्स को बढ़ा रहे हैं। इस वजह से ताइवान भी हमारी इस पिक्चर के अंदर कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट चीज जो आ गई हमारे पास में वो आ गई है हांगकांग। चाइना का इंटरनल अगला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हांगकांग में जो चल रहा है वो। हांगकांग के अंदर क्या हुआ है, हांगकांग के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा प्रदर्शन आप देख सकते हैं चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ। हांगकांग पहले ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, उपनिवेश हुआ करता था, जैसे भारत था, जैसे पाकिस्तान था, जैसे बांग्लादेश था, उसी तरीके से हांगकांग भी जो है वो ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था, पर अब ये चीन के अधीन आता है। यहां पर एक देश में 2 राष्ट्रों की बात कही जाती है कि हांगकांग का सिस्टम जो है वो आजाद है, बहुत ज्यादा वहां पे आजादियां हैं, स्वतंत्रता है, जो कि चीन में नहीं है, और चीन इनको खत्म करना चाहता है और हांगकांग को अपने अंदर मिला लेना चाहता है। और इस वजह से हांगकांग के लोग बहुत ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं चीन के खिलाफ में बहुत समय से। ये प्रदर्शन पिछले साल 2019 में सबसे ज्यादा उग्र हो गए थे, और इन सब चीजों को देखते हुए चाइना की इंटरनेशनल इमेज, छवि जो है वो बहुत ज्यादा खराब हुई थी। चाइना ने 2-3 ऐसे नियम कानून लाए थे जिसमें हांगकांग का न्यू सिक्योरिटी बिल है, नेशनल एंथम बिल है, एक्सट्रेडिशन बिल है, इन सब चीजों को लेकर प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे थे। और इसी वजह से चाइना नहीं चाहता कि हांगकांग के अंदर ये जो बिल पास किए गए हैं हांगकांग की आज़ादी को दबाने के लिए, कम करने के लिए, ऑटोनॉमी को कम करने के लिए, उन पे इंटरनेशनल कम्युनिटी का, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान जाए। एंड इसीलिए भी हांगकांग को लेकर चाइना नहीं चाहता कि कहीं से कोई आवाज़ उठे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आवाज़ उठे, इसीलिए वो एक तरीके से अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर पे यार हमारे खिलाफ मत हो, हमारे खिलाफ मत बोलो, हमारे खिलाफ जो है पंगा मत लो, हम बहुत पावरफुल कंट्री हैं, इसलिए बॉर्डर्स पे, सभी देशों की बॉर्डर्स पे, अपने आस पड़ोसियों के बॉर्डर्स पे सीमा वगैरह पे सेना वगैरह को डिप्लॉय करने का काम कर रही है चाइना, एंड ये कहीं ना कहीं उससे एसोसिएटेड है।
न्यू सिक्योरिटी बिल जो आया था चाइना का, उसके अंदर ये था कि सिक्योरिटी एजेंसीज हांगकांग के अंदर जाकर भी जांच वगैरह कर सकती है। नेशनल एंथम बिल, चाइनीज नेशनल एंथम को बढ़ावा देने के लिए हांगकांग में। एक्सट्रेडिशन बिल जो है वो वहां से, हांगकांग के अंदर बहुत सारी आज़ादियां हैं जो चीन में नहीं है। मान लीजिए चीन की सरकार की आलोचना करना हांगकांग में अलाउड है, चीन में नहीं है, तो अभी तक हांगकांग में अगर कोई चीन की सरकार की आलोचना कर रहा है तो उसको कोई सजा नहीं होगी। बट अगर ये बिल पास हो गया है तो उसके बाद में वहां से उस आदमी को पकड़ के ले जाएंगे चाइना में और वहां पे उसको सजा हो जाएगी। ऐसा आप मोटा मोटा समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हांगकांग के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसकी वजह से चाइना इनको भी दबाने की कोशिश कर रहा था। तो एक तरफ ध्यान बटाने के लिए बॉर्डर पे जो है वो इशू खड़े किए ताकि हांगकांग के अंदर जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग विद्रोहकारी हैं, उनके खिलाफ जो है वो दमनकारी कदम जो है वो चाइना उठा सके और इस पर कोई आवाज़ नहीं उठे। इसीलिए भी ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान भटकाने के लिए अभी बॉर्डर पे टेंशन बढ़ गई। दूसरी तरफ आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि हांगकांग का जो ऑटोनॉमी, यानी कि हांगकांग की जो स्वतंत्रता, स्वायत्ता थी, उसको देखते हुए अमेरिका ने हांगकांग को एक स्पेशल स्टेटस दे रखा था कि एक वैश्विक व्यापार का और आर्थिक मामलों का जो है वो एक बहुत ही बड़ा केंद्र है और यहाँ से अमेरिकन कंपनीज को बहुत ज़्यादा टैरिफ, टैक्स वगैरह या फिर कर वगैरह नहीं देना पड़ता था और इसकी वजह से ये एक अमेरिका के साथ बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। बट अभी हांगकांग का ये स्टेटस चीन के इन कदमों की वजह से अमेरिका ने कम कर दिया, खत्म कर दिया। एंड इस वजह से भी चीन के लिए प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तो चीन के अपने ही देश के अंदर ये समस्या, हांगकांग वाली समस्या, ये इंटरनल प्रॉब्लम, ये भी एक इशू है जिसकी वजह से चीन नहीं चाहता कि ये मामला आगे बढ़े। नेक्स्ट इशू है हमारा साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर है। दक्षिण चीन सागर की बात कर लेंगे हम एक बार। साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, ये भी एक चाइना का बड़ा इशू है। दक्षिण चीन सागर ये इलाका है जो कि आप देख सकते हो कि आसियान कंट्रीज, आसियान देशों से घिरा हुआ है। ASEAN, जिसके अंदर टोटल 10 कंट्रीज हैं, 10 देश हैं इसमें आसियान के अंदर। 10 आसियान कंट्रीज के अंदर म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओ, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ पर ब्रुनेई, ये छोटा सा देश ब्रुनेई है, और ये फिलीपींस, ये सब देश इसमें शामिल है। यहाँ से चीन की सीमा लगती है, ये है आपका चाइना, और चाइना इस पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना इलाका बताता है। ऐसा मुख्य तौर से चीन इसलिए करता है क्योंकि उनका कहना है कि ऐतिहासिक तौर पर ये पूरे इलाका और इससे आने वाले द्वीप जो हैं वो चीन के रहे हैं, इस वजह से ये पूरा इलाका हमारा होना चाहिए। खास बात, यहाँ पर तेल के भंडार है। दूसरा, यहाँ पर विश्व का 30% से ऊपर व्यापार जो है वो होता है, और इसकी वजह से इस एरिया के अंदर बहुत सारे बंदरगाह हैं जहाँ पर जहाज वगैरह रुकते हैं। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इस लाइन को जिस पे चाइना क्लेम मार रहा है वो 9 डैश लाइन कहलाती है, और चाइना कहता है ये पूरे एरिया हमारा है। अब इसका हमारे वाले इशू से क्या रिलेशन है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस एरिया में अमेरिका, इंडिया, दूसरे कंट्रीज जो हैं वो अपने शिप भेजते हैं, तो चाइना उस पर आपत्ति जताता है और एक तरीके से दिखाने की कोशिश करता है कि यार यहाँ पर आप अपने शिप मत भेजो, ये हमारे इंटरनल एरिया है, आप यहाँ पे अपने शिप नहीं भेज सकते। जबकि इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत किसी भी देश की सीमा के 200 नॉटिकल माइल तक ही उसकी सीमा होती है। EEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको बोल सकते हो आप, वो होती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ 200 नॉटिकल माइल, बट चीन इससे बहुत बड़ा एरिया बता रहा है अपना। वहीं आस पड़ोस के देश भी ऐसा ही कुछ करते हैं, वो भी अपने आस पड़ोस के एरिया को ज़्यादा कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से ये वाला पूरा एरिया चीन के पड़ोसियों के साथ में चीन के एक तरीके से दुश्मनी निकालने का या फिर एक तरीके से उनको डराने धमकाने का एरिया है। और यहाँ पर चीन जो है वो इन देशों को इसलिए डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ट्रेड और इस पूरे एरिया के अंदर जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनको लेकर आसियान देश जो हैं, ये वाले सारे जो 10 देश हैं, ये चीन के विद्रोही, विरोधी और एक तरीके से चीन का एक
तरीके से जो है वो सब्स्टिट्यूट यानी कि जो है चीन की जगह अच्छे इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक देशों के तौर पे उभर रहे हैं। और चीन ऐसा नहीं चाहता, इसलिए इनको डराने धमकाने के लिए ऐसा ये कर रहा है। इन एरियाज के अंदर इन कंट्रीज के मुकाबले में अपने आप को स्ट्रांग दिखा रहा है, कह रहा है आप हमसे पंगा मत लीजिए, हम जो है वो बहुत ही स्ट्रांग कंट्री हैं, हमारी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। और इसीलिए सभी देशों के, चाहे वो एशियन हो चाहे वो इंडिया हो, जिसके साथ भी बाउंड्री लगती है, जिसके साथ भी डिस्प्यूट है, वहाँ पर सेना को बढ़ा देना, यहाँ पर जहाज़ों की प्रेजेंस को बढ़ा देना, यहाँ पर नए आइलैंड्स बनाकर वहाँ पर हवाई पट्टियाँ बनाना, जहाज़ युद्धपोत तैनात करना, ये सारे काम चाइना जो है वो अभी रिसेंट में कर रहा है। और ये सब कुछ इसी से एसोसिएटेड है कि चाइना सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, बाकी बॉर्डर्स पे भी बाकी कंट्रीज के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। और इसके पीछे रीज़न है अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज को दिखाना, अपनी स्ट्रॉन्ग मैन पोजीशन को दिखाना कि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही ताकतवर कंट्री हैं, हमसे पंगा मत लीजिए आप, ऐसा दिखाने की कोशिश जो है वो अमेरिका की तरफ से हो रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है पोजिशनिंग ऑफ चाइना इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब ये तो हो गई चाइना की बॉर्डर, जो इमीडिएट बॉर्डर हैं इंडिया के साथ हो, चाहे आसियान देशों के साथ हो, साउथ चाइना सी हो, इंटरनल इश्यूज चाहे हांगकांग हो चाहे ताइवान हो, और कोरोना वायरस, इनकी वजह से जो छवि खराब हुई है, जो सारी चीजें हुई है, उससे ध्यान हटाना है अपने को। तो इसीलिए बॉर्डर पे कुछ ना कुछ पंगा करिए। ट्रेड वॉर जो अभी रिसेंट में न्यूज में चल रहा था, अमेरिका के साथ में जो चाइना का ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि अमेरिका जो भी सामान चाइना से इंपोर्ट करता है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चाइना को एक्सपोर्ट करने वाले सामान के मुकाबले में, इससे व्यापार घाटा है अमेरिका को। एंड इसकी वजह से अमेरिका जो है उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले जो है वो ट्रेड वॉर डिक्लेयर किया था और टैरिफ्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था चीन के लिए। अभी कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस के बाद में चीन की इमेज खराब हुई है। ट्रेड वॉर जो चल रहा था उसकी वजह से, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो कहना था कि हम बहुत ज़्यादा सामान चाइना से मंगाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज अब ये कहने लगी अपनी कंपनीज को कि आप जो है वो यहाँ से चाइना से बाहर निकलिए, आप जो है वो अपने देश आ जाइए, मेक इन इंडिया। हमारे नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि आप आत्मनिर्भर बनिए। ऐसा ही लगभग सभी देश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल सप्लाई में जो डिस्ट्रप्शन आए थे, जो समस्याएं आई थी चाइना की वजह से, कि हम चाइना से बहुत सारा सामान मंगा रहे थे, बहुत ज़्यादा ही मंगा रहे थे, उन सब चीज़ों में फ़र्क आ गया था। दवाइयाँ जो इंटरनेशनल मार्केट में चाहिए होती थी कोरोना से लड़ने के लिए हो, वो चाइना से आ रही थी। और चाइना में जब वायरस का प्रॉब्लम आया तो सभी जगह पे सभी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई, बाकी चीज़ों की हुई तो हुई, दवाइयों की भी शॉर्टेज हो गई, एंड दैट बिकेम अ प्रॉब्लम। इसकी वजह से इंटरनेशनली सभी देश जो हैं वो अपनी कंपनीज को कह रहे हैं कि साहब आप बाहर निकलो चाइना से। और ट्रेड वॉर बाकी कंट्रीज भी एक तरीके से चाइना के खिलाफ छेड़ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सभी कंट्रीज जो चाइना में सामान बनाती हैं वो उनके देश आए तो महंगा हो जाए, ताकि वहाँ के मुकाबले में वो यहीं बनाएं, सस्ता दें और यहाँ से लोग ज़्यादा खरीदें उन देशों के मुकाबले में। चाइना पर जो ग्लोबल डिपेंडेंस है वो चैलेंज हुई है, यानी कि चाइना पे जो ग्लोबली अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो निर्भरता थी उसको कम करने की भी बात आई है। एंड इन सभी चीज़ों को देखते हुए चाइना के लिए इन चीज़ों से जो उसके लिए समस्या है ध्यान हटाना ज़रूरी, और इसीलिए वो बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। नेक्स्ट इज कंपनीज मूविंग आउट। जैसा मैंने कहा कि चाइना की से कंपनीज जो है वो बाहर निकल रही हैं, और कहाँ जा रही हैं? इंडिया, एशियन कंट्रीज पे, जो कि इमर्जिंग मार्केट के तौर पे उभर रहे हैं। इंडिया रिसेंटली रिड्यूस्ड कॉर्पोरेशन टैक्स टू 15%, विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट टैक्सेस इन द वर्ल्ड, बट अभी भी काफ़ी गुंजाइश है। वो ऐसा इसलिए किया गया था कि कंपनीज जो चाइना से बाहर निकल रही हैं उनको इंडिया लाया जा सके। पर ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं वो आसियान देशों की तरफ, वियतनाम, बांग्लादेश की जीडीपी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी हो गई थी लास्ट ईयर। बट ये वाली सभी चीज़ों की वजह से आसियान कंट्रीज, इंडिया और चाइना की कुछ नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो चाइना के प्रतिद्वंदी के तौर पर या चाइना के सब्स्टिट्यूट के तौर पर उभरी हैं, चाइना के एक विकल्प के तौर पे उभरी हैं, और चाइना इससे ही परेशान है। और इसीलिए इन देशों को डरा धमका के किसी तरीके से बॉर्डर पे टेंशन बढ़ा के ये कह रहा है कि आप हमसे पंगा मत लो, आप इन कंट्रीज़ को एंटरटेन मत करो, इन कंपनीज़ को एंटरटेन मत करो जो आपके यहाँ आना चाह रही हैं, उनको चाइना में ही रहने दो, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी उनसे चलती है
एंड ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है चाइना के लिए, ट्रेड वॉर का बढ़ना, और इसकी वजह से इंटरनेशनल पोजीशन जो चाइना की हुई है वो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जो मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से ये सारा अभी इशू शुरू हुआ है, वो है शी जिनपिंग खुद। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सभी समस्याओं के बीच, चीन की गिरती हुई छवि, चीन के अंदरूनी मामले, आस पड़ोसियों से जो प्रतिस्पर्धा है चीन की उसको लेकर, आस पड़ोसी देशों का ताकतवर होना, भारत का एक शक्ति के तौर पे उभरना, इन सब चीज़ों की वजह से परेशान है, क्योंकि उन्हें इन सब समस्याओं से लड़ना है। इसी बीच कोरोना की वजह से चाइना की जो इमेज पहले खराब थी वो और ज़्यादा खराब हुई है। मिसट्रस्ट इशू हुए चाइना को लेकर, ये सवाल उठने लगे कि उन्होंने कोरोना को लेकर जो है वो अच्छे कदम नहीं उठाए, सही कदम नहीं उठाए। इन्होंने ग्लोबल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं शी जिनपिंग, इनकी लीडरशिप पे जो है वो सवाल उठने लग गए। लोग पूछने लगे हैं चीन के अंदर ही, क्या शी जिनपिंग सही नेता हैं हमेशा राष्ट्रपति बने रहने के लिए। यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए कि शी जिनपिंग ने अभी पिछले ही साल एक अधिनियम पारित करवाकर अपनी नियत जो समय काल था, जो ऑफिस में इनका काल था, कार्यकाल था, उसको बढ़ावा लिया अनिश्चित समय तक के लिए। इसी वजह से इस समस्या को देखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए शी जिनपिंग पे सवाल उठने लगे हैं क्या वो सही हैं चाइना के लिए ओवरऑल। तो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए भी इनको समस्याएं झेलनी पड़ रही है। वहीं ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय तौर पे सवाल उठने लगे कि कोरोना वायरस को लेकर जानकारी छुपाई है, WHO ने जो है वो ढंग से कदम नहीं उठाए, चाइना के दबाव में आकर ऐसे भी आरोप लगे। WHO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जिसका भारत जो है वो अध्यक्ष है, उसमें चाइना के खिलाफ इंक्वायरी को लेकर बात उठी। ये सभी चीज़ें जो है वो शी जिनपिंग पे सवाल उठाती हैं और ये इनकी समस्या है। इसके अलावा इन्हें अपनी जो स्थिति है उसको बहुत ताकतवर करने की ज़रूरत है, जो कि पहले कोरोना वायरस से पहले थी, या जिन्होंने जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, इन्होंने जब चाइना को एक बहुत ही इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पे, बहुत ही मेजर सुपर पावर के तौर पे दिखाने की कोशिश की, तो ये बहुत सक्सेसफुल हुए। इन्हें अपनी वही पोजीशन वापस लानी, इनको अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना की इंटरनल पोजीशन हो, चाहे इनकी खुद की इंटरनल पॉलिटिकल पोजीशन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जो समाज है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसके अंदर चाइना की छवि हो, उस सब को लेकर सवाल कोरोना वायरस के बाद में उठने लग गए। इनकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, देशों के कंपनियों के यहाँ से चले जाने की वजह से, छोड़ देने की वजह से जो है वो वापस खराब होती जा रही है। चाइना में फैक्ट्रियाँ वापस शुरू हो गई हैं, बट डिमांड बहुत कम है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में चाइना का मिसट्रस्ट हो गया है कि भाई चाइना में अगर कभी भी कोई भी तरीके से कोई डिस्ट्रप्शन आ जाता है, किसी भी तरीके से सप्लाई के अंदर किसी भी तरीके से, या जो पूर्ति है उसके अंदर किसी भी तरीके से कमी आ जाती है, तो दवाइयाँ वगैरह जैसी चीज़ें, जैसा कोरोना के टाइम पे हुआ था, वैसा वापस ना हो, इसलिए ज़्यादातर देश अब चाइना में निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से अर्थव्यवस्था को वापस से खड़ा करना, रिवाइव करना इकोनॉमी को, ये भी शी जिनपिंग की एक बहुत ही बड़ी समस्या है। BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसको लेकर शी जिनपिंग ने जो है वो बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे कंट्रीज़ को लोन दिया था। बट अब जैसे जैसे इसका रुख सामने आ रहा है कि BRI जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने में विश्वास रखता है, बट जब लोन नहीं दे पाती कंट्री, तो उस कंट्री के उस हिस्से को, उस बंदरगाह को, उस हाईवे को अपने अंडर में ले लेता है। एग्जाम्पल इसका हम्बनतोता बंदरगाह श्रीलंका का, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में। इस तरीके से जो है वो इन सभी बंदरगाहों का एग्जाम्पल देखते हुए इन सब कंट्रीज़ का एक तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे थोड़ा सा मिसट्रस्ट आने लग गया है, थोड़ा सा इसमें पैसा उठाने में, थोड़ा सा इसके माध्यम से लोन लेने में ये कंट्रीज जो हैं वो थोड़े से झिझकने लगे, और इस वजह से जो है BRI या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर भी शी जिनपिंग का सबसे बड़ा जो प्लान हुआ करता था, उसको लेकर भी थोड़े से चैलेंजेस आने लग गए। नेक्स्ट इज, जैसा मैंने बताया, रीजनल पावर्स, इंडिया, आसियान,
इन सब का उदय होना, बढ़ जाना, एक तरीके से इंडिया चाइना का अल्टरनेट बनता जा रहा है, सुपर पावर बनता जा रहा है। एक शक्ति के तौर पर भारत का उभरना चाइना के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ जो इकोनॉमीज, जो कंट्रीज, जो कंपनीज चाइना छोड़ के जा रही हैं, वो लोग सब जो हैं वो आस पड़ोस के देशों में, वियतनाम, कंबोडिया, लाओ, थाईलैंड, इन सब में जा रहे हैं जहाँ सस्ता लेबर है, जहाँ पर वही चाइना वाला मार्केट बट चाइना के मुकाबले में बेटर रेट्स, चाइना के मुकाबले में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, और इनका उभरना एक तरीके से चाइना के लिए बड़ा चैलेंज बन गया और शी जिनपिंग को इसको काउंटर करना ज़रूरी हो गया। इस वजह से भी इनको दबाने के लिए, इनको अंडरमाइन करने के लिए, इनको एक तरीके से धमकाने के लिए अपनी मसल पावर दिखा रहे हैं बॉर्डर्स पे कि हाँ साहब हम जो है वो शक्तिशाली मुल्क है, हमसे मत भिड़िए। कोरोना की वजह से इस समस्या में इजाफा हो गया है और शी जिनपिंग की छवि खराब होती जा रही है, और इंटरनल चैलेंजेस तो हैं ही जैसे हांगकांग और ताइवान। इन सभी समस्याओं को देखते हुए शी जिनपिंग जो हैं वो थोड़े से परेशान हैं, और इस वजह से ही ध्यान भटकाने के लिए, जैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को अगर चाहिए कि देश की समस्याओं से ध्यान हटाना है तो इंडिया बॉर्डर पे कुछ ना कुछ हंगामा कर दीजिए। पाकिस्तान हमेशा ऐसा ही करता रहा है, चीन भी शायद ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू ऑल।